मेरे माँ बाप मुझे मारकर बहुत दूर फेंक आए। वह मुझे कहते थे कि तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। मैं नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो उनकी इज्जत खाक में मिल गई थी। मैं तो बस एक अपाहिज लड़की थी जिसे दुनिया का कोई होश नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे जहर दे दिया था। उनकी नज़रों में मैं मर चुकी थी, मगर किसी अच्छे और भले इंसान की मुझ पर नज़र पड़ गई और उसने मेरी जान बचाई। फिर वो अपने घर ले गया। कुछ साल बाद जब मैं 18 साल की हुई तो उसने मुझसे शादी कर ली। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। एक दिन मेरी नौकरानी रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, मुझसे यह जुल्म देखा नहीं जाता। जब मैंने उससे पूछा कि कौन सा जुल्म, और तब वह बोली कि आज अपने बिस्तर की चादर हटाकर खुद देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा कि साहब जी आप पर इतना मेहरबान क्यों हैं। रात को पति के सोने के बाद मैंने जैसे ही अपने बिस्तर की चादर हटाई तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। ऐसा लगता था कि जैसे अभी मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि मेरी चादर के नीचे तो मेरा नाम सीमा है। मेरे पापा प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर पापा ने उन्हें जॉब नहीं करने दी। पापा उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बाहर नहीं जाने देते थे। मेरी माँ की शिक्षा मेरे पापा से कहीं ज़्यादा थी। वो कहती थी कि मेरी काबिलियत से तुम्हारा बाप जलता है, इसलिए मुझे जॉब नहीं करने देता। बस इसी वजह से दोनों के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। मम्मी की बातों में ज़्यादा हस्तक्षेप उनके दोस्तों का रहता था, जो हर वक्त अपनी महंगी चीज़ों का दिखावा करते रहते थे। मम्मी के अंदर भी इच्छा पैदा होती थी कि वह भी ऐसी महंगी महंगी चीज़ इस्तेमाल करे। उन्हें अपनी गरीबी एक बहुत बड़ा ऐब लगती थी। हालांकि हमारे घर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। पापा इतना कमा लेते थे जिससे घर का खर्चा बहुत ही अच्छे से चल जाता था। मेरी पैदाश पर दोनों ही खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अपाहिज है तो वह एक दूसरे को इस बात का इल्ज़ाम लगाने लगे थे। उन्हें तंदुरुस्त और सेहतमंद बच्चा चाहिए था। मम्मी को अपने दोस्तों के सामने यह बताने में शर्मिंदगी होती थी कि उनकी बेटी अपाहिज है। पापा तो वैसे भी मुझे बोझ समझते थे। मैं सारा दिन अकेली बैठी रोती रहती थी। एक दादी ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास बैठी रहती, और ऐसे ही करते करते मैं 12 साल की हो गई थी। मुझे कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी। मैं मम्मी पापा की लड़ाई झगड़ा देखी आई थी। मम्मी का बेपनाह हुस्न मुझे विरासत में मिला था, लेकिन इतनी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता था। भगवान ने मुझे खूबसूरती दिल खोल कर दे दी थी, लेकिन मुझे चलने फिरने के लिए पैर नहीं दिए थे। जब आपके बोझ समझा जाए तो फिर आपके अंदर भी की सारी खूबियाँ तो फिर कमी में बदल जाती है। पापा कहते हैं पता नहीं किस गुनाह की सज़ा में हमें यह अपाहिज लड़की मिली है। हालांकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। पापा और औलाद नहीं चाहते थे, बस मुझे देखकर कहते कि इतनी खूबसूरत बच्ची है, काश अपनी टांगों से चल सकती। अब कौन इससे शादी करेगा, हमेशा हमारी ज़िंदगी पर एक बोझ की तरह बनी रहेगी। मेरा दिल चाहता था कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार करें, मगर वह तो मेरी तरफ देखने के लिए भी राजी नहीं थे। वह तो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते और एक दूसरे से अलग हो जाना चाहते थे। मम्मी पापा से कहती है कि मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं थी। वो मुझे किसी अनाथ आश्रम में डाल देना चाहते थे, लेकिन दादी ने ऐसा होने नहीं दिया। और फिर अचानक दादी की तबीयत खराब रहने लगी तो कोई मुझे पूछता तक नहीं था। उनका इलाज भी जैसे तैसे चल रहा था, और फिर इसी बीमारी के दौरान दादी 1 महीने के बाद ही हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। मैं बहुत रोई थी कि भगवान मुझे भी अपने पास बुला लो। दादी को मेरे कुछ ही दिन गुजरे थे कि मम्मी पापा की लड़ाइयाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मम्मी अपना सारा गुस्सा
मुझे मारकर निकालती थी। उन्होंने कभी मुझे डॉक्टर को भी नहीं दिखाया था। क्या पता मैं ठीक ही हो जाती। मम्मी पापा की गैर मौजूदगी में किसी आदमी से भी मिलने लगी थी और मम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि यह बात मैं किसी को भी न बताऊं। और फिर एक दिन मेरी मम्मी पापा मैं किसी बात पर बहस हुई। उसके बाद मम्मी मेरे पास आई और फिर अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि मम्मी को क्या हुआ है जो वो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस खाने में जहर मिला हुआ है। खाना खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गई और मेरे माँ बाप को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, तब वह मुझे उठाकर बहुत दूर जगह पर ले आए थे। उस समय मेरी उम्र 14 साल थी। मैंने सुना हुआ था माँ बाप को अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है। वह खुद को मुश्किलों में डाल लेते हैं लेकिन अपनी औलाद पर आने वाली हर तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। अपनी औलाद को सर्द गर्म हवा भी नहीं लगने देते। लेकिन मुझे जहर देते समय मेरे माँ बाप के हाथ नहीं कांपे थे। उनके अंदर से शायद इंसानियत खत्म हो गई थी। वह अपना सफ़र अलग करना चाहते थे, जो कि मैं उनके इस काम में रुकावट बनी हुई थी। लेकिन मुझे मारने की क्या ज़रूरत थी? वो मुझे किसी अनाथ आश्रम में फेंक देते। वो समझे थे कि शायद उन्होंने मुझे मार दिया है। कहते हैं ना कि मारने वालों से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं तो सच में ही मर गई होती अगर समय पर किसी भले इंसान ने मेरी जान न बचाई होती। मैं अस्पताल के बेड पर थी और बहुत हैरान थी कि आज के दौरान में ऐसा कौन करता है, जबकि मेरी माँ तो और मेरे बाप ने भी मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरे लिए वह एक घना वृक्ष था जिसने मुझे धूप से जलते हुए छांव दी थी। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया है। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने। मेरे अपाहिजपन की वजह से वो मुझसे नफरत करते थे, मुझसे छुटकारा चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वह आदमी अच्छा भला खूबसूरत था। उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी। यही कोई 23-24 साल की उम्र का नौजवान लड़का था। वह मुझे अपने घर ले आया। मैंने उससे पूछा, क्या आपके घर में कोई नहीं रहता? तो उसने कहा कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। मुझे पहले तो बड़ी झिझक होती थी कि किसी गैर मर्द के घर में कैसे रुक सकती थी, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे तो वो हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए नहीं इस दुनिया में आई हो, काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से नौकर हैं। फिर वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। समय यूं ही गुजरता गया और मैं 18 साल की हो गई थी। मैं धीरे धीरे उसे दिल में पसंद करने लगी थी। जिस तरह से वो मेरी देखभाल करता था, मेरी परवाह करता था, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पनपने लगी थी। लेकिन मैंने कभी कहा नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि उसका और मेरा कोई जोर नहीं था। और फिर एक दिन अचानक उसने खुद ही शादी के लिए बोल दिया। मैं तो हैरान रह गई थी। उस जैसा इंसान भला मुझसे क्यों शादी करेगा? मगर यह सच्चाई थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं भी उसकी बात पर विश्वास ले आई थी। उसकी आंखों में उस समय मोहब्बत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। और फिर उसने मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज़ लेकर दी और फिर एक दिन उसने मुझसे शादी कर ली। मुझे तो यह सब एक सपने की तरह लग रहा था। क्या भगवान ने मेरी किस्मत में इतनी खुशियाँ लिख रखी थी? मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा था
मैं उसके साथ बहुत खुश थी। अब मैं उसके घर की मालिक थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। मेरे भगवान ने मुझ अपाहिज को भी इतना अच्छा हमसफ़र दिया था। उसका नाम आलोक था। रोज काम से वापसी पर वह मेरे लिए ताज़ा गुलाब जरूर लाता था। मुझे घर का कोई काम नहीं करने देता। मैं रोजाना उसके लिए सजती संवरती थी। उसने बताया उसका बहुत बड़ा बिजनेस है और वह बहुत पैसे वाला है। वह मुझे अपने साथ ले जाता और कभी भी शर्म महसूस नहीं करता था। मैं हर पार्टी में उसके साथ जाती। उसके फ्रेंड सब हैरान थे कि इतने खूबसूरत इंसान ने एक अपाहिज लड़की से शादी कर ली। खूबसूरत तो मैं भी कम न थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र कम होती है, किसी न किसी की नज़र लग ही जाती है। मैं भगवान से दुआ करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। मैं और आलोक एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। एक दिन नौकरानी खाना देने आई तो बोली, मैडम जी, मुझसे यह सब कुछ देखा नहीं जाता, मुझसे जुर्म नहीं देखा जाता। मैं बोली, कौन सा जुर्म? तब वो बोली, मैडम जी, आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे ज़रूर देखना। मैंने पूछा, आखिर बिस्तर के नीचे क्या है? तो बोली, मैडम जी, मैं कुछ नहीं बता सकती, नहीं तो मेरी सामत आ जाएगी, लेकिन आप खुद ही देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस आप मुझसे मत पूछें और आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं अपनी नौकरानी से हाथ धो बैठी और पता नहीं साहब मेरी क्या हालत कर देंगे। और एक बात का ध्यान रखना, मेरी बताई हुई बात साहब को मत बताइएगा, वरना वह मुझे काम से निकाल देंगे। मैं तो रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाऊंगी। मैं हैरान रह गई थी। मेरे पति की इतनी भरोसेमंद नौकरानी थी। मुझे कहीं भी जाना होता तो वही व्हील चेयर पकड़ती थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। उस रात में अपने पति के सोने का इंतजार करने लगी कि आखिर ऐसा क्या है बेड के नीचे। मेरे बहम गुमान में भी नहीं था कि बेड के नीचे क्या होगा। आलोक के सोने के बाद जैसे ही मैंने बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तर से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ हाथ से बनी चार चार गुड़िया पड़ी हुई थी। उन सब की टांगे टूटी हुई थी और उन पर सुइयां लगी हुई थी। वो सब देखने में मेरे जैसी लगती थी। यह सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं गहरी सोचों में उलझी हुई थी। मैं आलोक से पूछना चाहती थी कि उस नौकरानी का डरा सहमा रूप मेरे सामने आ गया। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो कहती थी, मैडम जी, मैं आपके खैर खुआ हूँ। अगर आपने साहब को बता दिया तो वह आपके साथ भी बुरा करेंगे और मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी? मैंने अगली सुबह उसी नौकरानी से कहा कि बेड के नीचे 4 पुतले थे जो सुबह के समय वहां से गायब हो गए थे। तुम बताओ ऐसा क्या है? देखो, मुझसे मत छुपाओ, मैं तुम्हारी कही हुई बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। वह बोली, मैडम जी, आपको नहीं लगता कोई आप पर इतना मेहरबान है? इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। आपसे पहले यहाँ और भी लड़कियाँ आई थी। वो सब साहब की खूबसूरती से इम्प्रेस थी। साहब ने उससे भी इसी तरह शादी की थी, लेकिन वो लड़कियाँ वो अपनी बातचीत में ही अधूरी छोड़कर बोली, मैडम जी, आप बहुत मासूम हैं। आप साहब से बच कर रहें। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया था। मैंने कहा, मुझे पहले यह बताओ, उन पुतलों से क्या होगा? वो बोली, मैडम जी, पहली वाली मैडम साहिबा के बेड के नीचे भी ऐसे ही पुतले रखे हुए थे। मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन बाद ही वो मैडम मर गई थी। साहब ने कहा कि किसी को मत बताना। साहब ने हम सबको बताने से मना किया था। नौकरानी की बातें सुनकर मुझे परेशानी में घेर लिया था। मैंने उसे सलाह मांगी कि तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो बोली, मैडम जी, आपके यहाँ से अपनी जान बचाकर
जाना चाहिए। वो बोली, मैडम जी, पास ही एक एनजीओ है, वहाँ पर अनाथ और बेसहारा लड़कियों को रखा जाता है। आप वहाँ चली जाएं, यहाँ पर आप बेमौत मारी जाएंगे। मैं वो पुतले देखकर और नौकरानी की बात सुनकर बहुत डर गई थी। मेरा दिल यह सब मानने को इनकार कर रहा था। आलोक तो मेरा कितना ख्याल रखता था, मेरे इलाज के लिए इतना चिंतित रहता था। उसने कहा था कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तुम्हारा इलाज हो जाएगा और तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी। वह मुझे इतना चाहता था कि फिर यह सब कुछ कैसे कर सकता है? कैसे वह मेरी जान ले सकता है? मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसकी यकीन करूं और किसका यकीन ना करूं। नौकरानी एक दूसरी नौकरानी को लेकर आई, उसने भी वही कहानी सुनाई। दूसरी नौकरानी के मुंह से यह सब सुनकर मैं अब सच में डर गई थी। उस नौकरानी ने मेरी बहुत मदद की थी। उसी ने टैक्सी बुलाई और मुझे उस टैक्सी में बिठा दिया और ड्राइवर ने कहा कि मैडम जी को एनजीओ के गेट पर उतार देना। ड्राइवर ने मुझे एनजीओ के गेट पर उतार दिया। मैं अपनी व्हील चेयर पर बैठ रही थी कि मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वो मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं अपनी माँ को देखकर डर गई थी कि कहीं घर ले जाकर फिर से वह मुझे जहर न दे दे, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में डर देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुई। वो मुझसे कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया है। मैं तो समझी थी कि तुम मर गई हो, मगर तुम तो जिंदा हो। वह मेरे पास आने लगी, लेकिन मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार, अगर आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वह मेरे पांव पकड़ गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन तुम्हें मारना मेरा फैसला नहीं था, बल्कि यह फैसला तुम्हारे बाप का था। मैं मजबूर थी उस समय, मगर अब तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा बाप मुझसे न जाने कब का अलग हो गया है और उसने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। मैंने कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप घर जाकर मुझे अच्छे से रखेंगे, मुझे मारेंगे नहीं, मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। मेरी माँ रोने लगी और बोली, मेरी बच्ची, मेरा यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा। मुझे एक मौका दो। मेरा दिल भी भर आया और मैं उनके गले लग कर खूब रोई। वह मुझे अपने घर ले आई। मैंने पूछा, पापा और आपकी तलाक क्यों हुई? मम्मी बोली, तुम्हारे पापा को मेरे साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैं तुम्हें मारने में उनका साथ नहीं दूंगी तो वह हम दोनों को ही मार देंगे। इसलिए मैंने इसी डर से उनका साथ दिया था। लेकिन मैं मानती हूँ मुझे इस कदर कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली। मैं तुम्हारे मामा के घर चली गई, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। सब ने यही किया कि मर्द दूसरी शादी तभी करता है जब वह अपनी पहली औरत से खुश नहीं होता। तुमने अपने पति को खुश नहीं रखा, तभी उसने दूसरी शादी की है। इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारा बाप कहता था कि मैं अपनी नई पत्नी के साथ साथ तुम्हें भी रखने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तो उस इंसान के साथ अब रहना ही नहीं चाहती थी। मैं सारी सारी रात रोती रहती थी। मैं एक माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जहर दिया था। जमीर की आदत में मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं था। तुम्हारे पापा के साथ में रहना नहीं चाहती थी। मैं पहले दौलत के लालच में भी मुझे तुम्हारे पापा का एक दोस्त पसंद था, लेकिन मैं समझ गई थी कि कोई भी मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता। मेरी तलाक के बाद वह भी मुझसे शादी के लिए राजी नहीं था। मैंने नौकरी को तलाश शुरू कर दी। मुझे नौकरी मिल गई। जब मैंने नौकरी करना शुरू करी तब मुझे एहसास हो गया कि मैं क्या कर दिया। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की तो मेरी औलाद थी।
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने लोग होते हैं जो औलाद की खुशी को तरसते रहते हैं और भगवान से दुआएं करते उनके मुंह नहीं थकते, मिन्नतें मांगते हैं। मुझे तो भगवान ने औलाद की खुशी दी थी, मुझे माफ़ कर दो। मैं उनको और शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने माफ़ कर दिया। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की। तुम मेरी औलाद थी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने लोग होते हैं जो औलाद की खुशी को तरसते रहते हैं और भगवान से दुआएं करते हैं, उनके मुंह नहीं थकते, मिन्नतें मानते हैं। मुझे तो भगवान ने औलाद की खुशी दी थी, मुझे माफ़ कर दो। मैं उनको और शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपनी माँ को माफ़ कर दिया। मेरी माँ खुश हो गई। माँ बोली, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इतने समय तुम कहाँ रही? मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मारकर कचरे में फेंक आए थे, तब मुझे एक आदमी अपने घर ले गया था, मेरा इलाज करवाया और फिर उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता चला है वह इंसान अच्छा नहीं है। मुझे वहाँ काम करने वाली नौकरानियों ने बताया कि इससे पहले ही वह बहुत सी शादियां कर चुका है और वह अपनी पत्नी की हमशक्ल गुड़िया बेड के नीचे रखती है और फिर कुछ ही दिन के बाद उसकी पत्नी मर जाती है। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैं वहां से भाग आई। मैंने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बता दी। मेरी माँ बोली, यह सब मेरी वजह से हुआ है, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी। तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो। मैंने कहा, मम्मी इसमें आपका कोई दोष नहीं। मम्मी बोली, इसमें मेरा ही दोष है। तुम्हें इस कदर नफरत से पाला, दिन रात तुम्हें भूखा रखती थी, तुम्हें मारती पीटती थी, तुम डर जाया करती थी, लेकिन मैं तरस नहीं खाती थी। मगर अब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, तुम्हें एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। अब मैं अपनी माँ के साथ रहने लगी थी। वो मुझसे खूब बातें किया करती थी। मम्मी इस उम्र में भी काफ़ी खूबसूरत थी, कहीं से भी एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता था। उनकी उम्र और चाल चलन से वह मेरी बहन लगती थी। अब भी उन पर कई मर्द मरते थे। मम्मी ने बताया कि वह जहाँ जॉब करती थी, यह घर उन्हें उसी कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी मिली थी। वह किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब करती थी। मुझे कहा कि मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारे पति से तलाक दिलवा दूंगी। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। माँ की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कहीं ना कहीं आलोक को छोड़ने का दुख जरूर था। मुझे आलोक की याद भी सताती थी, लेकिन मैं उस इंसान की खासियत से जानकार नहीं थी कि वह कैसा है और आगे मेरे साथ क्या कर सकता है। मम्मी ऑफिस से वापस आकर मुझे खूब सारी बातें करती, मुझे बताती कि मैं अपने पुराने सभी दोस्तों को छोड़ चुकी हूँ। सब मुझे नीचा दिखाती थी। उन्होंने ही मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। कुछ दिनों के बाद मम्मी ने मेरे सामने तलाक के पेपर रखे और कहने लगी, यह पेपर मैंने तैयार करवा लिए हैं, तुम इन पर साइन कर दो। तलाक के पेपर देखकर मेरा दिल न जाने क्यों धड़क उठा था। मैंने पर माँ से ले लिए। मैंने कहा कि मैं सोच समझ कर साइन कर दूंगी। मैं रोज पेपर देखती, लेकिन मुझे साइन करने की हिम्मत नहीं होती थी। माँ मुझे रोज पेपर मांगती कि तलाक के पेपर पर साइन कर दो, जिससे कि आलोक से भी इन पेपरों पर साइन करवाए जा सके। मुझे यहाँ रहते हुए 1 महीना हो गया था। एक दिन रात को प्यास की वजह से उठी। वैसे तो मम्मी मेरे कमरे में पानी का जग रख देती थी, लेकिन आज मेरे कमरे में पानी नहीं था। मैं अपनी व्हीलचेयर पर बैठी और किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे माँ के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मुझे हैरत हुई कि सुनो तो सही कि आखिर मेरी माँ किससे बातें कर रही है। रात के समय मम्मी के कमरे में कौन हो सकता है? मम्मी ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे संबंध तोड़ दिए हैं। मैं गौर से सुनने लगी। किसी मर्द की आवाज़ थी। मम्मी को वह आदमी कह रहा था कि
तुम जल्द से जल्द अपनी बेटी को तलाक दिलवाओ, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। शायद वह मेरी माँ का बॉस था, लेकिन रात के समय वह भी माँ के कमरे में। मुझे यह सब ठीक नहीं लगा। फिर कहने लगा, तुम जो मुझसे शादी के सपने देख रही हो, तुम्हारे सपने तभी पूरे होंगे जब तुम मेरा काम करोगी। अगर मैं तुमसे अपना घर और गाड़ी वापस ले लूं तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवा सकी हो, और मैंने इतना कुछ किया। तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे दिए, उसको घर से निकलवाया, तुम्हारी बेटी के दिल में शक पैदा किया, झूठे पुतले बनाकर रखे, और तुम उससे अभी तक तलाक के पेपर पर साइन नहीं करवा सकी हो। यह अपाहिज लड़की मेरे बेटी की जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी, यह मेरी ही बात हो रही थी। यकीनन यह आदमी मेरे पति का बाप था। मेरी माँ बोली, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपनी बेटी के दिल में जगह बना चुकी हूँ, और उसके दिल में जगह बनाते बनाते इतना समय लग गया। वह बहुत भोली भाली है। मैं उसे तलाक के पेपरों पर साइन करवा लूँगी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। मुझे अपनी कम अकली पर गुस्सा आया। मैंने इतनी मोहब्बत करने वाले पति पर विश्वास नहीं किया। मैंने कितनी आसानी से उसको छोड़ दिया। जो माँ अपनी बेटी को जहर दे सकती है, वह भला अचानक इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? यह सब एक सोची समझी चाल थी। वो नौकरानियां मिली हुई थी, और मैं उनकी बातों में आ गई, जिन्होंने वह गुड़िया मेरे बेड के नीचे रखी और यह मन गढ़ंत कहानी बनाई थी। मुझे एकदम घुटन का एहसास हुआ। मैं यहाँ से निकल जाना चाहती थी। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैंने मम्मी को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अगले दिन मम्मी ऑफिस गई तो उनकी नौकरानी मुझ पर नज़र रखने के लिए आ गई। वह हमेशा मेरे साथ रहती थी। पहले मुझे नहीं पता था कि यह मुझ पर नज़र रखती है, लेकिन जैसे ही माँ की हकीकत मुझ पर खुली, मुझे पता चल गया कि यह मेरी माँ की खास नौकरानी है और मुझ पर नज़र रखती है। मैंने उससे कहा कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी। तुम मुझे मेरे पति के घर ले चलो। मेरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वह एक जालिम औरत है। वह बस मेरे सामने अच्छा बनने का नकाब चढ़ाए हुए है। मैंने कहा, मुझे तलाक दिलवाना चाहती है, मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। मेरा घर बर्बाद करने के बाद उस अमीर आदमी से शादी करके वह मुझे अकेला छोड़कर चली जाएगी। तो मेरी मदद करो, भगवान तुम्हें इस का फल देगा। उस नौकरानी को शायद मुझ पर दया आ गई थी और उसे कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी, इसलिए वह मान गई। मैंने तुरंत अपने हाथों में पहने हुए सोने के कंगन उस नौकरानी को दे दिए। मैंने कहा कि मैं इसके बाद भी तुम जितनी रकम मांगोगी उतनी रकम बस मेरी मदद कर दो। वह खुश हो गई थी। वह मुझे ऑटो में बिठाकर सीधा आलोक के पास आ गई। मेरा पति अभी तक मेरी यादों में तड़प रहा था और मेरी याद में सूख कर आधा हो गया था। मुझे देखकर हैरान हुआ और बोला, तुम कहाँ चली गई थी? बगैर बताए मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसी कौन सी बात गलती हो गई थी जो तुमने मुझे छोड़ दिया? मैंने कहा, आलोक मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी खास नौकरानी ने मुझसे कहा था कि तुम लड़कियों को इस्तेमाल करते हो और फिर उन्हें जान से मार देते हो। उसने मेरी हमशक्ल पुतले भी दिखाए थे जो उसने बेड के नीचे रखे हुए थे। मैंने आलोक को सारी कहानी बताई। नौकरानी को ढूंढा गया तो वो घर में कहीं भी नहीं थी। आलोक को तो कुछ भी पता नहीं था। जब मैं घर छोड़कर गई तो उस नौकरानी ने ही आलोक को बताया कि वो अपने माँ बाप के पास चली गई है। उसने आलोक से कहा कि तुम्हारी पत्नी अब कभी वापस नहीं आएगी। वह यह कहकर गई है कि मैं कभी नहीं आऊंगी। मैंने आलोक से कहा कि मैं डर गई थी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया
और एक गलत इंसान पर विश्वास कर लिया। जिस लड़की के माँ बाप ने उसे इस्तेमाल करे के अपने मतलब के लिए फेंक दिया हो, वो लड़की ऐसे ही बन जाती है। उसे किसी पर विश्वास नहीं रहता। मैंने कहा कि मेरी माँ और तुम्हारे बाप ने हमें अलग करने का इरादा बनाया हुआ है। दोनों आपस में मिले हुए हैं। तुम्हारे पापा मुझ जैसी अपाहिज लड़की को अपनी बहू उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्हें तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली बहू चाहिए, जिसमें कोई कमी ना हो। वह मेरी माँ से इसी शर्त पर शादी करना चाहते हैं कि पहले वह मेरी तलाक करवाएंगे। सारी हकीकत जानकर आलोक हैरान हो गया था। वह कहने लगा, मुझे मेरा बाप शुरू से ही पसंद नहीं है, इसलिए तो मैं अपने बाप से अलग रहता हूँ। मैं उनकी अय्याश आदतों से परेशान हूँ। वह हर खूबसूरत औरत को शादी के सपने दिखाते हैं और अपने पैसों से उस औरत को अय्याशी भी करवाते हैं, और जब अपने मकसद को पूरा कर लेते हैं तो उस औरत को छोड़ देते हैं। आलोक की बात का मतलब मैं समझ गई थी। वह मेरी माँ को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वो उनसे शादी नहीं करते। आलोक ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उस नौकरानी को काम से निकाल दूंगा। मेरे पति ने मेरे हाथ थाम ली। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। ऐसे लोग जो दौलत के लालच में आकर अपना घर तबाह कर दे उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को भी अब सब कुछ पता चल गया था। वह भी मेरे घर आई। उन्हें फिक्र थी कि अगर मैं आलोक के साथ रहने लगी तो उनके हाथ आई दौलत निकल जाती। असल में उन्हें किसी से मोहब्बत थी ही नहीं, वह तो सिर्फ दौलत की भूखी थी। कहने लगी, तुम मेरी बेटी हो, मेरे साथ चलो, देखने में मैं इलाज तुम्हारा करवाऊंगी। यह आदमी अच्छा नहीं आदमी है, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मैं तुम्हें इस आदमी से तलाक दिलवा दूंगी। मैंने कहा, मैं आपका असल चेहरा देख चुकी हूँ, अब मैं आलोक के साथ रहूंगी। मैं बेवकूफ़ थी जो आप पर विश्वास कर लिया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप विश्वास के लायक नहीं हैं। वह कहने लगी, क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहती हूँ। तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने कहा, मैंने आपकी उस रात सारी बातें सुन ली थी। अगर अब आपने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनते ही मेरी माँ घबरा गई। मैंने कहा कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको माफ़ किया जाए, और फिर मैंने अपनी माँ पर कोई भी तरस नहीं दिखाया था। मैंने उन्हें जान से मार देने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया था। मैंने पुलिस को बता दिया कि उन्होंने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी। मैं कभी भी ऐसा न करती, लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सुकून कभी नहीं रहने देना चाहती थी। लेकिन भगवान का धन्यवाद था कि अब सब कुछ ठीक हो गया था। आलोक ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, मगर तुम मुझे कहीं न मिली। काश तुम मुझ पर विश्वास कर लेती। तुम्हारे माँ बाप दोनों ही गलत इंसान थे। मैंने आलोक से माफ़ी मांगी कि मैंने उस पर विश्वास। अब हम दोनों खुशी खुशी रहे हैं। मैं आलोक के साथ अपने इलाज के लिए देश से बाहर आई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला कि उसके बाद यह चल फिर सकती है। आलोक मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मैं भगवान का जितना धन्यवाद करती हूँ उतना कम है। ऑपरेशन के बाद में धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगी थी, अपने पैरों पर चलने लगी थी, और उस समय आलोक ने मेरी बहुत मदद की थी। मैं भगवान का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है कि उसने मुझे इतना प्यार करने वाला हमसफ़र दिया था। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।